हेलो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे पॉलीमर में। आई थिंक आपके पास 2 लेक्चर पहुंच गए होंगे। पॉलीमर एक थ्योरेटिकल, प्योर थ्योरेटिकल लर्निंग टॉपिक है, लर्निंग चैप्टर्स है। तो 3 से 4, आई थिंक 2 से 3 इसके लेक्चर और आएंगे। हम लोग क्लासिफिकेशन सीख गए थे और शायद आपको जो पीडीएफ है, क्वेश्चन की पीडीएफ, जिसमें एक्सरसाइज 1, 2 और कुछ उसके पहले कुछ सॉल्व क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन जिन्हें हम बोलते हैं, वो आप तक पहुंच गए होंगे आई थिंक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने पर भाई अभी हमने पॉलीमर में क्लासिफिकेशन की चर्चा करते समय ये भी सीखा कि कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं जिनमें एक ही मोनोमर यूनिट होती है। कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट होती हैं। तो एक ही मोनोमर यूनिट होती है या एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट होती है, उन्हें हम आपस में एडिशन करके हम एडिशन पॉलीमर बना सकते हैं। ये चर्चा हमने की। तो वो जो कहलाएगा उसे कह लेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। और एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि चाहे पॉलीथीन बने, वो पॉलीथीन चाहे लो डेंसिटी की हो या हाई डेंसिटी की हो। पॉलीथीन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। दोनों टाइप की पॉलीथीन एडिशन पॉलीमराइजेशन का रिजल्ट होता है। लंबी सी चेन बनती है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। और अगर आप मोनोमर को मान चलो कि आपने एक से ज़्यादा प्रकार के मोनोमर ले लिए, मान लो कि आपने एक से ज़्यादा प्रकार के बच्चों मोनोमर ले लिए, तो यदि आपने एक से ज़्यादा प्रकार के मोनोमर लिए हैं तो उनका आपने एडिशन कराया, तो उनका एडिशन कराने के बाद भी क्या होगा भाई? चेन में तो ग्रोथ होना, देखो ये तो तय है कि चेन में ग्रोथ होगा, तो उसे हम एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम लोगों ने सीखा था, बताया था मैंने, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि किसी एक मॉलिक्यूल का, एक छोटा सा मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल वाटर हो सकता है या अमोनिया जैसा मॉलिक्यूल हो सकता है, समटाइम्स कभी एल्कोहल भी निकलता है, लेकिन एल्कोहल बहुत ही कम, तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलेंगे, लेकिन वो स्टेप ग्रोथ होता है ना। वो कैसा होता है? स्टेप ग्रोथ, उसमें एलिमिनेशन होता है। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की चर्चा करते हैं। टाइप्स of polymerization reactions। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में सबसे पहले आता है, हम बात करें एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या आता है? एडिशन पॉलीमराइजेशन, या इसी को बच्चे हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन।
ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन में, अब जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है उसमें दो बातें आती हैं। चेन ग्रोथ तो दोनों में, चेन ग्रोथ तो होना ही होना है। अगर हम एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हैं तो चेन ग्रोथ तो तय है कि होगा। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में दो रास्ते हमें तय करने होते हैं। एक रास्ता क्या होता है, एक रास्ता होता है सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट, सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। यदि हम एक ही प्रकार की मोनोमर यूनिट का प्रयोग करेंगे, एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट का प्रयोग करेंगे, तो उसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं पॉलीथीन, या हम लिख सकते हैं नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन। और यदि हम सेम टाइप का नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स, यदि हम डिफरेंट टाइप की मोनोमर यूनिट्स का प्रयोग करेंगे तो उसे एडिशन पॉलीमर बोलेंगे, लेकिन उसे हम क्या बोल देंगे, कोपॉलीमर। क्या बोल देंगे, कोपॉलीमर। और प्रोसेस क्या हो जाएगी, कोपॉलीमराइजेशन। क्या हो जाएगी, कोपॉलीमराइजेशन। जैसे हम बात करें बूना एस की बात करें, तो बूना एस जब हम बनाएंगे तो बूना एस एक कोपॉलीमर होगा, लेकिन पॉलीथीन एक सिंपल एडिशन पॉलीमर होगा। एडिशन पॉलीमर ये भी होगा, ठीक है ना, एडिशन दोनों में होगा। और जो भी पॉलीमराइजेशन होगा दोनों में चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब दोनों में चेन का बढ़ना तय है सब। ओके, चलो आगे बढ़ें। अब ध्यान ये रखना है छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। मैं आपको क्लियर करूं कि फ्री रेडिकल, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास, कभी भी ध्यान रखो, अगर हमारे पास होमो टाइप का मॉलिक्यूल है, जिसमें END क्या हो जाए, 0 हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस केस में END क्या हो जाए, 0 हो जाए। उस केस में जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे प्यारे बच्चों, तो फ्री रेडिकल बनते हैं। आफ्टर ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड, आफ्टर ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। ये आपको ध्यान देना है।
कि बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद फ्री रेडिकल बनते हैं इस सिचुएशन में, एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि अगर हमारे पास, दूसरी बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर हमारे पास कहीं पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो जाए, पेरोक्साइड प्रेजेंस, या हम नॉन पोलर स्पीसीज की बात करें, नॉन पोलर मतलब जिनमें डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, जिनमें डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है प्यारे बच्चों, या हम पेरोक्साइड स्पीसीज की, पेरोक्साइड प्रेजेंट हो या नॉन पोलर स्पीसीज आर प्रेजेंट, then cleavage of bond, cleavage of covalent bond, कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड गिव द फ्री रेडिकल, हमेशा ध्यान रखना है, गिव द फ्री रेडिकल। तो भाई साहब एडिशन पॉलीमराइजेशन होना है, एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और एडिशन पॉलीमराइजेशन जब होता है तो मैंने आपको ये बताया कि दो प्रकार के केस आएंगे प्यारे बच्चों आपके सामने। एक केस वो आएगा जब हम एक ही प्रकार का मोनोमर यूनिट लेंगे, जैसे पॉलीथीन बनाते समय हम एथिलीन को लेते हैं, हाई प्रेशर की कंडीशन में, टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता है 300 से 500 की रेंज में, ये टेम्परेचर हम कम भी कर सकते हैं, प्रेशर को भी कम कर सकते हैं, तो वहाँ पर पॉलीथीन की कैटेगरी बदल जाती है, वो चर्चा हम करेंगे अभी बाद में। लेकिन यदि हम मोनोमर यूनिट को एक से ज़्यादा प्रकार का कर देते हैं तो उसी हम एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम को पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं। लेकिन मैकेनिज्म महत्वपूर्ण है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी मैकेनिज्म होती है, FRM, कौन सी मैकेनिज्म होती है, FRM, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ होती है, मैंने आपको बताया कि यदि किसी मॉलिक्यूल में, मान चलो कि हम Cl2 की बात करें, Br2 की बात करें, I2 की बात करें, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जो कोवेलेंट हो लेकिन जिसमें END क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो उसके बाद जो है ना फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म, फ्री रेडिकल बनेंगे। दूसरा आया कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस, कई बार हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, यही तो ध्यान देना होता है ना थ्योरेटिकल पार्ट में, कि ऑप्शन में लिखा है कि पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डाई एल्काइल पेरोक्साइड। और एक रिएक्शंस आती है 11th क्लास में कि जब हम अल्कीन पे मतलब C डबल बॉन्ड C पर जब हम HBr का एडिशन कराते हैं तो वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होता है और वहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो होती है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप इन टर्म्स का ध्यान दे सकते हैं। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता क्या है देखते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में FRM में होता क्या है। जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है प्यारे बच्चों, उसमें 3 स्टेप्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें 3 स्टेप्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखते हैं कौन से। FRM के 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 में लिख दूं। स्टेप 1 होता है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन का बनना प्रारंभ होता है।
सेकेंड स्टेप कहलाता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है कि एक फ्री रेडिकल, भाई पहला जो स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि फ्री रेडिकल बनना प्रारंभ होते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं इसमें। और चेन प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जो बचा हुआ मॉलिक्यूल होता है उस पे, भाई एडिशन हो रहा तो कम से कम 2 स्पीसीज होंगी, तो जो बचा हुआ मॉलिक्यूल होता है उस पर वो फ्री रेडिकल क्या करता है, अटैक करता है, तो चेन प्रोपगेट करती है ना, तो इसको बोलते हैं हम चेन प्रोपगेशन स्टेप। अच्छा ध्यान ये रखना है कि चेन प्रोपगेशन स्टेप में फ्री रेडिकल जिस स्पीसीज पे जुड़ता है तो इस हिसाब से जुड़ता है कि जो बने वो स्टेबल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और स्टेप 3 में क्या आता है साहब, स्टेप 3 में समाप्ति की ओर बढ़ते हैं हम, तो चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन स्टेप, तो उसे हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। शॉर्ट में हम इसे CIS बोलते हैं, इसे CPS बोलते हैं और इसे CTS बोलते हैं। ओके, तो कोई आपसे पूछे तो टोटल कितने स्टेप्स होते हैं FRM में, 3 स्टेप्स पाए जाते हैं। चलो हम CIS की बात करें, चेन इनिशिएशन की बात करें, मान के चलो कि हमारे पास कोई पेरोक्साइड है, मान लो बेंजोइल पेरोक्साइड है, तो बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, C+O पेरोक्साइड आना चाहिए, तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया। और ये हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला। अब बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला हुआ तो सिचुएशन आपको पता चलेगी कि फ्री रेडिकल कहाँ बन सकते हैं, जहां पर होमो नेचर आ जाए, मतलब दोनों एटम सिमिलर है, तो END इस बॉन्ड का क्या है, 0 है जेंटलमैन। सी हियर इस बॉन्ड का 0 है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। सी प्यारे बच्चों आप मेरी बात समझिए कि किसी भी बॉन्ड में आप चेक कर लें, भाई फ्री रेडिकल तो आप वहां बनाएंगे ना जहां पर बॉन्ड में END क्या होगा, 0 होगा, तो यहां पर दोनों एटम क्या है, ऑक्सीजन है, और जब दोनों एटम ऑक्सीजन है तो ये जब क्लीवेज होगा तो ये क्लीवेज होने का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। बोलो जय माता दी। तो ये जब एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास चला जाएगा तो देख पा रहे हैं आप, बताने की जरूरत नहीं है, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। तो कितने मोल फ्री रेडिकल बने, 2 मोल। ये बेंजोइल फ्री रेडिकल बन गया, इसको नाम दे दिया बेंजोइल फ्री रेडिकल। तो ये हुआ, मैंने क्या बोला कि फ्री रेडिकल का बनना। जब फ्री रेडिकल बनते हैं तो उसे बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। तो चेन इनिशिएशन स्टेप हुआ। अब ये जो फ्री रेडिकल बना, इस फ्री रेडिकल में हमने देखा कि एक अनस्टेबल स्पीसीज है। कैसे देखो, ऑक्सीजन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल का मतलब होता है ऑक्सीजन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन कहता है कि मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मुझे फ्री करो। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ मूव करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, तो क्या बन जाता है, फिनाइल फ्री रेडिकल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, गैस है तो रिलीज होगी सब। तो ये बना फिनाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल बना। अब ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है ये अल्कीन पे, भाई हम एडिशन पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं, तो इसके बाद देखना यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ देख लेना। अब ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है, भाई हमने एक साधारण सा एग्जाम्पल लिया किसका, पॉलीथीन का। तो जब हम पॉलीथीन बनाना चाहते हैं तो ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है इसका हमने एक मोल लिया और ईथीन पर अटैक कराया। अब सब जब ईथीन पर अटैक कराएंगे तो फिनाइल फ्री रेडिकल मतलब बेंजीन रिंग है, उसी पर फ्री रेडिकल है, तो वो मूव करेगा और जब मूव करेगा तो इसके साथ, भाई ये इस पे अटैक करेगा, सो दिस इज अप्रोचिंग टू दिस, तो इससे ये जुड़ेगा और इससे अगर ये जुड़ेगा तो कुछ इस तरह का खेल हो जाएगा, खेला हो बेरे और खेला हो बेरे। तो ये देखिए आप, ये 1 डिग्री बना फ्री रेडिकल है और इस तरह से ये चेन इनिशिएशन का स्टेप संपन्न हो जाएगा। अब आप समझो, अब दूसरा स्टेप क्या आता है, चेन प्रोपोगेशन, CPS। चलो दूसरा स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्टेप आता है CPS, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, CPS। ये जो फ्री रेडिकल बना, क्योंकि पॉलीमर का खेल है तो फिर ढेर सारे ये बनेंगे और ढेर सारे हमारे पास एथिलीन, जिसको आप IUPAC में क्या बोलते हैं, ईथीन, ढेर सारे ये मॉलिक्यूल होंगे। भाई पॉलीथीन बनना है ना, तो चेन प्रोपेगेशन में क्या होगा कि ये जो बना ये इस पे अटैक करेगा, तो C6H5 CH2 1 2 3 4, ये इस पे अप्रोच करेगा तो इस तरह से चेन क्या करेगी, प्रोपगेट करेगी। और जब ये प्रोपगेट करेगी तो अब देखो यहां पर चेन का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। और जब चेन का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा तो ये सेपरेट रहेगा इस तरह से। और जब चेन का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा तो आप समझो ये यहां से अलग कर दें हम, तो ये एक यूनिट इसी के साथ रह जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है देखते हैं। अगला स्टेप आता है तीसरा, चेन टर्मिनेशन स्टेप। CTS, तीसरा आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसको आप बोलते हैं CTS। तो हमने ऐसे ही दो मॉलिक्यूल ले लिए जो चेन प्रोपेगेशन में बने थे।
देखिए C6H5 CH2 CH2 एक मॉलिक्यूल ये हुआ फ्री रेडिकल, क्योंकि चेन क्या होगी अब टर्मिनेट करने वाली होगी, और दूसरा हमने सिमिलर मॉलिक्यूल लिया ये, और जब ये दोनों टर्मिनेट करेंगे तो तय बात है फ्री रेडिकल क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और जब फ्री रेडिकल खत्म हो जाएगा, जब फ्री रेडिकल खत्म हो जाएगा तो एक C6H5 CH2 CH2 C6H5 CH2 CH2 N CH2 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 N और इधर C6H5, ये तय बात है ये हट जाएगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में ये फिर से यूज होगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ से ये चेन ग्रोथ, ये आप देख रहे हैं कि ये किसका निर्माण हो जाएगा, पॉलीथीन का निर्माण इस तरह से हो जाएगा। इसे हमें नहीं लिखना है फाइनली, क्योंकि ये तो क्या है फ्री रेडिकल के तौर पर निकल जाएगा और ये कैटलिस्ट की तरह यूज हुआ है। तो जेंटलमैन ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को हमने बताने की कोशिश की, ये लेकिन था जब हमने एक ही मोनोमर यूज किया। अगर इसी में मान चलिए कि एक से ज़्यादा टाइप के मोनोमर, जिसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो अगर हम कोपॉलीमर की बात करेंगे कोपॉलीमर, तो कोपॉलीमर की बात अगर हम करेंगे तो 1,3 ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन 1,3, और साथ में हमने लिया स्टाइरीन 1। देखो दोनों अलग अलग हैं। 1,3 ब्यूटाडाइईन क्या होगा साहब, देखें CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2, ये 1,3 ब्यूटाडाइईन हुआ। और इसके हम कितने मॉलिक्यूल लेंगे, N। और स्टाइरीन C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टाइरीन हुआ है ना, ये स्टाइरीन हो जाएगा। तो देखो ये जो बॉन्ड है ना वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जेंटलमैन, और यहाँ से ये चेन जुड़ेगी, और यहाँ पर ये इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा और बॉन्ड। तो देखो पॉलीमराइजेशन जब हम कराएंगे तो पॉलीमराइजेशन कराने के बाद देखो कैसे जुड़ता है, ये यहां से हमें फ्री करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये यहां पे चेन होगी, ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा साहब, और यहां पर ये, क्योंकि कार्बन चेन फिनाइल नहीं आएगा बीच में, और इस तरह से ये आप देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा, बूना S। क्या बना ये, बूना S। जिसे आप कोपॉलीमर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को कोपॉलीमराइजेशन कह देते हैं। तो कहने को दोनों क्या हैं,
कहने को दोनों एडिशन पॉलीमराइजेशन ही, दोनों एडिशन पॉलीमर है, लेकिन एडिशन पॉलीमर में एक हमने वो बनाया जिसमें मोनोमर जो यूनिट थी वो क्या थी, एक ही थी, और दूसरा हमने बनाया जिसमें मोनोमर यूनिट को हमने बदल दिया। आगे चलें। आगे हम चर्चा करें कि सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर, एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर में सबसे पहला जो आता है वो आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन का रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे कर देते हैं। पॉलीथीन के बारे में आपको कितने पॉइंट पता हैं, आप ध्यान से समझो। सबसे पहले तो इसमें जो मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट वो सब क्या है, इथीन है, या हम बोले एथिलीन है। एक ही बात है, ये IUPAC और ये कॉमन नेम है। फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो यू कैन से दैट जेंटलमैन कि इसमें DU कितना है, 1 है। और अगर इसमें DU 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि मोनोमर यूनिट क्या होनी चाहिए, अनसैचुरेटेड। यदि हमें एडिशन पॉलीमर बनाना है तो मोनोमर यूनिट अनसैचुरेटेड होनी चाहिए, या हम एल्काडाइन भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने एल्काडाइन ली थी अभी। बूना एस बनाते समय हम ब्यूटा 1,3 डाइईन को आमंत्रित करते हैं, इसलिए हम अनसैचुरेटेड या क्वेश्चन के ऑप्शन। भाई साहब ये टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो बीच बीच में जितने पॉइंट्स आएंगे ना छोटे छोटे, वो सब आपको और हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना पड़ेगा। एडिशन पॉलीमर हुआ, समझो बात को, एडिशन पॉलीमर होगा तो एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा, क्योंकि ये कोपॉलीमर नहीं है। ये सिंपली क्या है, इसको हम बोल सकते हैं लीनियर एडिशन पॉलीमर। इसमें चेन ग्रोथ होता है, बिल्कुल होता है, चेन ग्रोथ पॉलीमर है ये। दो प्रकार की होती है पॉलीथीन की। अगर हम बात करें तो पॉलीथीन दो प्रकार की होती है। एक होती है LDP और एक होती है HDP। समझे बेटा? जो पॉलीथीन होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है LDP। LDP का फुल फॉर्म में लिख रहा हूं, लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन, समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ। HDP का मतलब होगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो दो प्रकार की पॉलीथीन होती है, दो प्रकार की पॉलीथीन होती है। आगे बढ़े साहब।
LDP और HDP। LDP जो होती है पॉलीथीन, उसमें कुछ इस तरह का मामला रहता है कि लीनियर चेन तो होती है, लेकिन लीनियर चेन में ब्रांचेस होती हैं, अनवांटेड ब्रांचेस। इस तरह का डायग्राम टफ होती है, केमिकली इनर्ट होती है, केमिकली इनर्ट होती है। अच्छा, जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ध्यान रखना, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखेंगे? पुअर कंडक्टर, केमिकली इनर्ट, टफ, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना है। किसी ने पूछा कि LDP क्या पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है? यस। किसी ने पूछा कि क्या ब्रांच होती है? यस। हैविंग ब्रांच, LDP हैव ब्रांच। LDP में ब्रांच होती है, केमिकली इनर्ट होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, और स्ट्रेट चेन फ्लेक्सिबल स्ट्रेट चेन बनती है। तो फ्लेक्सिबल पाइप्स ट्वाइस फ्लेक्सिबल पाइप, ये इस तरह से आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स और भी आप पढ़ सकते हैं, बोटल्स भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटिंग वायर भी बना सकते हैं। LDP का जो निर्माण होता है वो बहुत ही हाई प्रेशर पे होता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन को आप याद रखेंगे। प्रेशर बहुत ही हाई होता है, प्रेशर, टेम्परेचर भी रहता है 300 से 500 की रेंज में। ये LDP का मामला है। अब आप अगर HDP की बात करें, HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है कि इस तरह से लॉन्ग चेन पाई जाती है, लेकिन ब्रांच नहीं होती है। लीनियर लॉन्ग चेन विदाउट ब्रांच। विदाउट ब्रांच ये भी टफ होती हैं, केमिकली इनर्ट होती हैं, केमिकली इनर्ट होती हैं। इनका यूज बकेट्स बनाने में किया जाता है। जो बाल्टियां होती हैं, HDP से बाल्टियां बनाई जाती हैं। डस्टबिन भी बनाते हैं, डस्टबिन लिख सकते हैं, जिसमें गार्बेज वगैरह
कचरा वगैरह डालते हैं। एक खास बात है कि जो प्रेशर होता है वो लो रहता है एंड एट हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे होता है। और एक बात और होती है इसमें सबसे खास कि जो HDP होता है, HDP टेम्परेचर 350 तक की रेंज में रहता है और जो प्रेशर होता है वो लो होता है, मतलब 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में। ध्यान दें, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में। लेकिन जिगलर-नाटा कैटलिस्ट is used in HDP formation। तो ये कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को कैटलाइज करना। तो ये रिएक्शन को कैटलाइज करता है, लेकिन हमेशा ध्यान, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट मैचिंग में आ सकता है, MCQ में आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट एडिशन पॉलीमराइजेशन में यूज होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में पॉलीथीन बनाने में यूज होता है। पॉलीथीन में किस कैटेगरी में यूज होता है? HDP में, जो टफनेस होती है, केमिकली इनर्ट होता है, और क्या बोलते हैं कि वकेट्स वगैरह बनाने में जिसका यूज किया जाता है, प्रेशर लो रहता है। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट होता क्या है? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। और साथ में लेते हैं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4। इट इज कॉल्ड जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। इसको हम जिगलर-नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ये 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड नियर अबाउट 350 केल्विन टेम्परेचर, नियर अबाउट 340 345 की रेंज में ये रहता है। 300 से ऊपर ही लेकिन टेम्परेचर होता है। और उधर जब हम LDP बनाते हैं तो LDP में टेम्परेचर बहुत रहता है, 350 से 570 केल्विन LDP में। तो बड़ा डिफरेंस है। LDP में 370 से 570 केल्विन का मामला रहता है, और जो प्रेशर होता है वो 1000 से 2000 LDP में। ये ध्यान आपको देना है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन जाते हैं। और ध्यान देना कि LDP में क्या जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का यूज होता है? नहीं होता है। क्या HDP में जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का यूज होता है? यस होता है। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए, और ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। एडिशन पॉलीमराइजेशन में पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल भी आता है, PBC भी आता है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चर्चा आगे होगी पॉलीमर्स के बारे में। प्योर एंड प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर। लगे रहिए और क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा PDF की। ऑल द बेस्ट।